हेलो दोस्तों। आज अपन बात करेंगे बेटा राजस्थान की मृदाओं के बारे में। ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की मृदाओं से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जिससे इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स जो है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है। शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को बेटा ज़रूर लाइक्स कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रेड बेल को आप लोग ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर तरह के वीडियो के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आज हम लोग राजस्थान की मृदाओं के बारे में बात करते हैं। राजस्थान मृदाएं जो है वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती है राजस्थान के अंदर। आप लोग राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जाओगे तो मिट्टियों के अंदर या मृदाओं के अंदर भिन्नता पाई जाती है, इसलिए राजस्थान की मृदाओं के कई प्रकार बताए गए हैं। मुख्य रूप से जो प्रकार जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो मिट्टियों के प्रकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली मिट्टी के बारे में हम बात करते हैं तो ये है रेतीली बलुई मिट्टी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग राजस्थान के किन इलाकों से किस तरफ जाने की कोशिश करेंगे याद रखने के लिए, तो हम लोग राजस्थान के सबसे पहले पश्चिमी इलाके की तरफ बात करते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिमी भाग है, जिसे हम लोग पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, जहाँ पर आप लोगों के ज़िले जो आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, ये जो ज़िले जो आते हैं, जोधपुर, वो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहली मिट्टी के बारे में। ये मिट्टी, इस मिट्टी का नाम है बेटा रेतीली बलुई मिट्टी। ये राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। तो क्षेत्र की बात आप लोगों को याद रखना है। रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, जिसका कण क्या होता है, मोटा कण होता है। ठीक है, रेत के समान होता है। तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। सबसे पहले आप लोगों को क्षेत्र का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि क्षेत्रों से काफ़ी सवाल पूछे जाते। तो रेतीली बलुई मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राजस्थान के पश्चिमी जिले कौन कौन से। तो देखो, जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी जिला है, बाड़मेर, बीकानेर के अलावा आप लोगों को जोधपुर याद रखना है, चूरू, झुंझुनू और नागौर। ठीक है, आप लोगों को इसके अंदर ये ध्यान रखना है, सीकर को शामिल नहीं करना है। समझ गए बात को। सीकर के अंदर एक मिश्रित मिट्टी पाई जाती जिसे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आप लोगों को रेतीली बलुई मिट्टी की बात याद हो गई, किन किन जिलों में पाई जाती है। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है, ये देखो, याद रखने के लिए भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट बताया है। आप लोग याद रख सकते हो इन मिट्टी को J2B2 सी जून नाम से आप लोग याद रख सकते हो। J2 का मतलब जैसलमेर, जोधपुर, B2 का मतलब बाड़मेर, बीकानेर, C का मतलब चूरू, और जून का मतलब झुंझुनू, और N का मतलब जो आएगा बेटा उसके लिए आप लोग कर सकते हो नागौर। समझ में आ गई। तो आप लोगों को याद रखना है, रेतीली बलुई मिट्टी जो होती है वो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आप राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनके नाम आपको पता है। इस तरीके से आप रेतीली बलुई मिट्टी को भी याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मिट्टी की बेटा विशेषताएं क्या है। विशेषताओं से संबंधित सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। जो रेतीली बलुई मिट्टी जो होती है उसका कण हमेशा मोटा होता है। ध्यान रखना, रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं वहाँ में जो मिट्टी पाई जाती है उनका कण जो होता है वो मोटा कण माना जाता है। उसके अंदर नमी धारण की जो क्षमता होती है वो निम्न होती है या कम पाई जाती है। कहने का मतलब है पानी को ज़्यादा समय तक वो धारण नहीं कर सकती, अपने अंदर समा के नहीं रख सकती, इसलिए वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वहाँ उसके अंदर कमी पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो रेतीली बलुई मिट्टी का हमेशा ध्यान रखना, मोटा कण होता है, नमी धारण की क्षमता बहुत कम होती है। इसके साथ में बात करेंगे और क्या क्या नहीं पाया जाता। तो देखो, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक लवण
की कमी होती है और जीवाश्मों का अभाव होता है। ठीक है ना। जीवाश्मों का अभाव का मतलब कोई भी मरे जानवर, क्योंकि वहाँ पर जीवन का ऐसे भी अभाव होता है, जीव जंतु कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनके मरने के बाद उनके जो अवशेष बचते हैं उनमें भी कमी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन, कार्बनिक लवण व जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, लेकिन ऐसी मिट्टियों के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। क्योंकि कैल्शियम की अधिकता होने का ये भी एक कारण है, क्योंकि आप जब देखोगे राजस्थान का ये जो रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं तैतीस सागर का भाग है। तैतीस सागर का भाग होने की वजह से वो एक समुद्र का भाग था, इसलिए वहाँ पर कैल्शियम की पर्याप्तता होनी वाजिब है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके जो होते हैं वहाँ पर कैल्शियम आपको मिलेगा। ठीक है ना। जैसे आप जालोर देख सकते हो, बाड़मेर देख सकते हो, नागौर देख सकते हो, वहाँ पर खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे कैल्शियम का होना वाजिब है। आगे बढ़ते बेटा, तो अधिकता आप लोगों को ध्यान रखने की, रेतीली बलुई मिट्टी में क्या आपको पूछा जा सकता है कि किसकी अधिकता होती है, तो नाइट्रोजन की, कार्बनिक लवण की या जीवाश्म की। तो आप लोगों को याद रखना है कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा सवाल आपको इस तरीके का पूछा जा सकता है, फसलों के बारे में पूछा जाता है कि रेतीली बलुई मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो खरीफ की फसलें जो होती है उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है, और उसमें भी बाजरा, मोठ व मूंग, इन तीन चीज़ों के नाम आपको मुख्यतः याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों से सवाल पूछे जाते हैं, बाजरा, मोठ व मूंग। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। तो पहली आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम दूसरी मिट्टी की बात करते हैं। राजस्थान की दूसरी मिट्टी का नाम है, जो राजस्थान में पाई जाती, उसका नाम है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का दूसरा नाम है लाल लोमी मिट्टी। समझ में आ गई बात। आगे बात करते क्षेत्र की बेटा, कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के किन भागों में पाई जाती है, तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग से निकल के अब राजस्थान के दक्षिणी भाग में आएंगे हम लोग, तो वहाँ आपको कौन कौन से जिले मिलेंगे, उदयपुर आपको देखने को मिल सकता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने वाले जिले हैं। तो आप लोग यूं ही याद रख सकते हो, अगर आप लोग लाल दोमट मिट्टी की याद रखोगे तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में आ जाओ सीधे। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जो जिले हैं, इसमें आप लोगों को लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है ना, लाल दोमट मिट्टी यानी कि लाल कलर की। अगर अब यहाँ के लाल नाम जो दिखाई देता है वो आयरन की वजह से दिखाई देता है, क्योंकि ऐसी मिट्टियों के अंदर बेटा आयरन यानी कि लोहा ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखोगे, लाल नाम आ गया, इसका मतलब लोह तत्व जो होता है, जो आयरन का अमाउंट जो होता है, वो लाल दोमट मिट्टियों में ज़्यादा होता है। आगे बात करते इस तरह की मिट्टी की विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस तरह की मिट्टी की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखो आप लोगों को, इनका कण जो होता है वो बारीक कण होता है, बहुत ही छोटा कण होता है। ठीक है, छोटा कण होने की वजह से नमी धारण की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नमी धारण की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। तो हमने बात की इस तरह की मिट्टियों में, जो लाल नामक मिट्टी जो होती है, जो लाल कलर की मिट्टी होती है, उसमें नमी धारण की अद्भुत क्षमता होती है, पानी को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकती है। आगे बात करेंगे क्या चीज़ें नहीं पाई जाती, तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की भी कमी होती है, और कैल्शियम लवणों की इन क्षेत्रों में कमी होती है। इस तरह की मिट्टियों के अंदर कमी। तो ध्यान रखना, लाल मिट्टी जो होती है नमी धारण की तो क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इन तीनों लवणों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। लेकिन दो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, एक तो हमने कहा कि लाल आयरन की अधिकता होती है, दूसरी पोटाश की अधिकता होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, तो पोटाश और लोह तत्व का नाम याद रखना। लाल मिट्टी के अंदर पोटाश और लोह तत्व ज़्यादा होता है। किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो लाल आपके पास में सवाल आ सकता है कि लाल मिट्टी जो है या लाल दोमट मिट्टी जो है वो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते तीसरी मिट्टी की तरफ।
तो तीसरी मिट्टी का नाम जो है वो राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली, उसका नाम है काली मिट्टी। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर काली मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो आप लोगों को अब दक्षिणी इलाकों से चलकर दक्षिणी पूर्वी इलाकों में जाना चाहिए। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। अगर आपको क्रम याद रखोगे तो आप लोगों को जिले भी याद रहेंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके माने जाते हैं, जिले माने जाते हैं। ठीक है, अब इस मिट्टी की विशेषताएं की बात करते हैं। तो विशेषताओं में क्या निकल के आता है? ऐसे मिट्टियों के जो कण होते हैं वो बारीक माने जाते हैं। इनमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जीवाश्मों की बेटा कमी होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। जीवाश्मों की काली मिट्टी जो होती है उनमें जीवाश्मों की कमी मानी जाती है, फॉस्फोरस की भी कमी मानी जाती है और नाइट्रोजन की भी कमी मानी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना है, नमी धारण की क्षमता उच्च होती है। जिस तरीके से लाल दोमट मिट्टी में नमी धारण की क्षमता ज़्यादा होती है, इनमें भी नमी धारण की क्षमता उच्च होती है। दूसरी, पोटास व कैल्शियम की अधिकता होनी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, देखो पोटाश जो है वो लाल दोमट मिट्टी में भी ज़्यादा होता है और काली मिट्टी में भी ज़्यादा होता है। लाल दोमट मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन काली मिट्टी के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है। ध्यान रखना, लाल दोमट मिट्टी के अंदर आयरन होता है और काली मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, लेकिन काली मिट्टी में आयरन नहीं होता है, पोटाश दोनों में होता है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई या इस तरीके से अगर आप लोग याद रख सकते हो कंपैरिजन के तहत, तो आप लोगों को ज़्यादा समय तक इन बातें याद रहेगी। फसल की बात करते हैं तो कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और नकदी फसलों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। कपास व नकदी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और सबसे ज़्यादा अगर सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते तो कपास से रिलेटेड पूछे जाते, काली मिट्टी से पूछे जाते। पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जहाँ काली मिट्टी रहेगी वहाँ कपास का उत्पादन ज़्यादा होगा। इतनी बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करते। और आयरन अगर ज़्यादा होता है तो मक्के की फसल के लिए आयरन व पोटास सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं। चौथी मिट्टी, जो चौथा प्रकार है, उसकी अगर अपन बात करें बेटा, तो दोस्तों ये है मिश्रित लाल काली मिट्टी। अब ध्यान रखना है आप लोगों को, मिश्रित काले, हम लोगों ने लाल मिट्टी के बारे में पढ़ा, काली मिट्टी के बारे में पढ़ा अलग अलग। अब हम लोग उन इलाकों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर लाल और काली दोनों का मिक्सर पाया जाता है, मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखना है, ये भी वही क्षेत्र है। कुछ इलाकों के, उदयपुर के कुछ इलाकों के अंदर ये इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्षेत्रों की बात करेंगे तो देखो, उदयपुर के कुछ भागों के अंदर आपको मिश्रित लाल काली मिट्टी मिलेगी, डूंगरपुर के अंदर भी मिलेगी, बांसवाड़ा में मिलेगी, चित्तौड़गढ़ में मिलेगी और भीलवाड़ा क्षेत्रों के अंदर, इन क्षेत्रों में आपको लाल काली मिट्टी मिलेगी। आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, भीलवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो शामिल हो गया है। बाकी जो आप लोगों को लाल मिट्टी के लिए जो आता था, लाल मिट्टी के लिए जो आता था, उन क्षेत्रों में तो आप लोगों को मिलती ही थी। ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर आपको ध्यान रखना है, न लाल मिट्टी मिलती है, न प्योरली काली होती है, वो मिश्रित लाल काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। आगे बात करते हैं इन मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में। तो मिट्टी की विशेषताएं क्या होती है? तो अगर ये लाल और काली का मिक्सर है तो आप लोगों को देखने में आएगा कि इनमें दोनों तरह की विशेषताएं होती है। कण कैसा होगा? बारीक होगा। नमी धारण की क्षमता दोनों में उच्च होती है, तो इसमें भी बेटा ज़्यादा होगी। आगे दोस्तों की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम और या कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती। इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर कैल्शियम लवणों की कमी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, लेकिन कमी पाई जाती है। कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम, इन तीनों लवणों की क्या पाई जाती है? मिश्रित लाल काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। आगे बात करेंगे तो किसकी अधिकता होती है? तो पोटास व लोह तत्वों की अधिकता होती है। काली मिट्टी के अंदर देखोगे तो पोटास पाया जाता है। लाल मिट्टी का मिश्रण होने की वजह से उसमें आयरन की भी अधिकता होती है, यानी कि आयरन के गुण भी पाए जाते हैं और पोटास तो पाया ही जाता है काली मिट्टी के अंदर। आगे बात करते हैं
किन फसलों के लिए तो देखोगे तो देखो काली मिट्टी और लाल मिट्टी का मिक्सर है, तो इस तरीके से काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है और लाल मिट्टी जो है वो मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अगर ये जो मिट्टी अगर आपके पास में मिश्रित मिट्टी पाई है, जो मिश्रित लाल काली मिट्टी है, तो ये दोनों फसलों के लिए उपयुक्त बताई जाती है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। दोस्तों बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ, फिफ्थ टाइप की मिट्टी की बात करता हूँ। तो ये जो मिट्टी है वो मिश्रित लाल पीली मिट्टी मानी जाती है। आगे बात करते हैं मिश्रित लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं। तो क्षेत्रों की बात करते हैं तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी की बात करते हैं तो ठीक है ना, पीली मिट्टी का अगर नाम लाल के साथ में अगर जुड़ जाता है तो आपको याद रखना है कुछ राजस्थान के जो मध्य इलाके होते हैं, जो मध्य जिले जो होते हैं, उनके कुछ नाम याद रखने हैं। कुछ एक नाम याद रखना आप लोगों को सवाई माधोपुर का, दूसरा भीलवाड़ा का याद रखना है, तीसरा अजमेर का, चौथा सिरोही का याद रखना है। तो सिरोही के अंदर ध्यान रखना है आप लोगों को मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सिरोही में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित लाल पीली मिट्टी सिरोही में पाई जाती है। भीलवाड़ा के अंदर मिश्रित लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा में मिश्रित लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी भी भीलवाड़ा में पाई जाती है। सवाई माधोपुर में आप लोगों को याद रखना मिश्रित लाल पीली मिट्टी का और अजमेर में लाल पीली मिट्टी का याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं की बात करते हैं, मिट्टियों की विशेषताओं की बात करते हैं। तो ऐसी मिट्टियों के जो लाल पीली मिट्टी जो होती है उसमें उनका कण जो होता है वो बारीक कण माना जाता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक लवणों या जीवाश्मों की क्या होती है? कमी पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो नाइट्रोजन की अभी तक अधिकता किसी में नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो अधिकता की अगर बात करेंगे बेटा, तो जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उनमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, लेकिन अभी तक इनके आसपास में नदियां नहीं होने की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आगे बात करते हैं नमी धारण की जो क्षमता होती है लाल मिट्टी की ज़्यादा होती है, इस वजह से इस तरह की मिट्टी की भी नमी धारण की क्षमता उच्च होती है। लोह ऑक्साइड की अधिकता होती है। लोह ऑक्साइड की अधिकता किसकी वजह से होती है? आयरन की अधिकता क्यों होती है? क्योंकि लाल मिट्टी की वजह से अधिक। अगर ये लाल मिट्टी है तो कपास के लिए भी उपयुक्त मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस तरह की मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है और कपास के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मक्का और कपास, लाल और पीली जो मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी जो है वो मक्के की फसल के लिए है। लेकिन यहाँ पर कपास की जो है कपास काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी नहीं होने की वजह से कपास थोड़े से इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है। कपास कम उत्पादन होता है इस तरह की मिट्टी के अंदर, लेकिन मक्का जो है वो लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो इस वजह से मक्का की अधिकता पाई जाती। तो मक्के की फसल के लिए आप लोग मिश्रित लाल पीली मिट्टी का भी नाम शामिल किया जाता है। तो मक्के की फसल के लिए कितनी तरह की मिट्टी काम में आ सकती है बेटा? तो लाल दोमट मिट्टी और मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो है, जहां पर लाल मिट्टी का नाम आ जाता है वहां मक्के की फसल भी उपयुक्त पाई जाती है, या मक्के की फसल के लिए भी उपयुक्त मिट्टी होती है वो। आगे बात करते हैं हम लोग सिक्स टाइप की फसल्स की बात, मिट्टी की बात करते हैं। तो छठी जो है वो जलोढ़ और कचारी मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को कचारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी को कचारी मिट्टी भी कहते। ये मिट्टियाँ कौन सी होती है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। कौन सी होती है? जो नदियाँ जो होती है उनके द्वारा बहाकर जो मिट्टियाँ लाई जाती है उन्हें जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्षेत्रों की बात करते हैं तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? हम लोग राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पहुंचे थे। ठीक है ना, अब हम लोग राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों के अंदर जलोढ़ और कचारी मिट्टी आप लोगों को याद रखने का एक और तरीका है, जहाँ जहाँ चंबल का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ वहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती है। देखो तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले शामिल होंगे? तो देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी,
इन सभी जिले जो है वहाँ आप लोग देखोगे तो नदियों का क्रम जो है, जहाँ पर नदियाँ ज़्यादा पाई जाती इन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है ना, नदियों के गुजरने की वजह से यहाँ पर जलोढ़ और कचारी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है कुछ भागों के अंदर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर जलोढ़ कचारी मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन मिट्टियों की, जलोढ़ और कचारी मिट्टी जो होती है, विशेषताओं की बात करते हैं तो इनका कण बेटा बारीक होता है दोस्तों। फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जो जलोढ़ और कचारी मिट्टी होती है नाइट्रोजन की अधिकता होती है, पोटास की अधिकता होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाइट्रोजन और पोटास की अधिकता पाई जाती है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जहाँ पर जलोढ़ और कचारी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता होती है, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नमी धारण की क्षमता तो उच्च होती है क्योंकि नदियों के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? नमी धारण की क्षमता उच्च होती है। किन फसलों के लिए? ज़्यादातर फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं की फसल के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, चावल की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है पानी की वजह से, क्योंकि नमी धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कपास के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, तंबाकू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों याद रखना है इन चित्रों के नाम? क्योंकि इन चित्रों से ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और इस तरह की फसलों के नाम भी आपको दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। इसके अलावा ज़्यादा फसलों के नाम आपको याद नहीं रखना है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है उन्हीं फसलों के नाम याद रखने हैं। तो चावल, कपास, तंबाकू के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ कचारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, कोटा, बूंदी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो दोस्तों, तो 7वें प्रकार की मिट्टी का नाम पढ़ते हैं, जिसका नाम है भूरी मिट्टी। तो 7वें प्रकार की मिट्टी का नाम है भूरी मिट्टी। अब हम लोग क्या है, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में पहुँच चुके। अब भूरी मिट्टी की बात करते हैं तो भूरी मिट्टी का नाम आपको याद रखना। इन किन क्षेत्रों में भूरी मिट्टी का प्रवाह होगा? तो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, जो बनास नदी है जो आपके राजसमंद जिले से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, वहाँ से जो प्रवाह क्षेत्र, वहाँ आपको भूरी मिट्टी ज़्यादातर उन जिलों में पाई जाती है, जैसे भीलवाड़ा है, अजमेर माना जाता है, टोंक, सवाई माधोपुर में ये जो बनास नदी होती है वो रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। तो टोंक से होते हुए अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद के उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है राजसमंद का, वहाँ आपको भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र आपको याद रखना है। भूरी मिट्टी के लिए आपको बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र याद रखना होगा। अगर आपको बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र याद है तो आप भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र याद रख सकते हो। ठीक है, तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर आप लोग याद रख सकते हो। आगे विशेषताओं की बात करते हैं। जो भूरी मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है? तो देखो, भूरी मिट्टी का कण जो होता है वो बारीक कण होता है। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। नमी धारण की क्षमता पर्याप्त होती है, क्योंकि नदियों के आसपास होती है तो नमी की क्षमता ठीक होती है। कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। समझ गए बात को? नाइट्रोजन की तो कमी होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। भूरी मिट्टी जो होती है नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है इसमें। आ गई बात समझ में? किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो हर तरह की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, याद भी हो रही होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं 8वीं मिट्टी की तरफ। राजस्थान की जो 8वीं प्रकार की जो मिट्टी है उसकी बात करते हैं। तो देखो, ये इस मिट्टी का नाम है सीरोजम मिट्टी। सीरोजम मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। इसी को हम लोग धूसर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जानते
है। और इसी मिट्टी का तीसरा नाम भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। सीरोजम मिट्टी जो है जिसे हम लोग धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं या भूरी रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, और ये जो है अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। सीरोजम मिट्टी का जो क्षेत्र है वो अरावली के पश्चिमी भागों के में पाई जाती है। अरावली के जो तलछटी वाले जो भाग होते हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। तो किन किन क्षेत्रों में? पाली, जालोर, नागौर, झुंझुनू और सीकर। आप लोग पाली से सीधा सीधा अगर राजस्थान की तरह, राजस्थान के अंदर अगर आप लोगों को नक्शा याद है तो आप पाली से शुरू को जालोर से याद शुरू करोगे तो जालोर से लगाकर आप सीधे सीधे लाइन की इस तरफ चलोगे। जब आप लोग राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग से चलोगे जालोर से, तो जालोर के बाद पाली आएगा, पाली के बाद आप नागौर चले जाओगे, नागौर से आप लोग ये जो झुंझुनू, झुंझुनू से आप लोग सीकर। तो इस तरीके से ये जो पूरी जो क्षेत्र है अरावली के समानांतर क्रम के अंदर, तो अरावली का जो समानांतर क्रम है और ये इसका अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ आप लोगों को कौन सी मिट्टी मिलेगी? सीरोजम मिट्टी, धूसर मरुस्थलीय, भूरी रेतीली मिट्टी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो कलर जो होता है, ठीक है ना, इसका कलर पीला भूरा होता है। कैसा कलर होता है? पीला भूरा कलर इस मिट्टी का माना जाता है। सीरोजम जो मिट्टी है इसका जो आप लोगों को कलर के बारे में अगर पूछा जाता है तो पीला भूरा रंग आपको बताना है। कण कैसा होता है? रेतीली मिट्टी शामिल होने की वजह से इसका जो कण मोटा कण माना जाता है। नमी धारण की कम क्षमता होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होती है और जीवाश्मों का भी अभाव होता है। तो आप लोगों को इस बात समझ में आ गई। लेकिन कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता होती, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, तो भूरी मिट्टी होने की वजह से भूरी मिट्टी में हम लोगों ने पढ़ा कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो जहाँ भूरी मिट्टी का नाम आता है वहाँ कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग तीसरे प्रकार जो 90 प्रकार की जो मिट्टी है हमारे पास में, 9th जो टाइप है वो लवणीय मिट्टी का है। लवणीय मिट्टी में आप याद रखोगे लवणों की अधिकता होती है, खारी होती है, ठीक है ना। तो खारी जो है आप लोग 33 सागर का जो भाग है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उनके नाम आप याद रख सकते हो। देखो गंगानगर का जो क्षेत्र है वहाँ आप लोगों को लवणीय मिट्टी मिल सकती है। बीकानेर का भाग है जहाँ पर खारी झीलें ज़्यादातर पाई जाती है, और बाड़मेर और जालोर वाला या लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अंदर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अजमेर के कुछ इलाकों में भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है, पाली के कुछ इलाकों में भी लवणीय मिट्टी पाई जाती है, और जोधपुर का कुछ हिस्सा जो है उनमें लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस तरह की मिट्टियों की विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस तरह की मिट्टियों की क्षारीय व लवणीय पदार्थों की अधिकता होने की वजह से ये थोड़ी सी खारी होती है और ये अनुपजाऊ होती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नमक होने की वजह से इनमें किसी भी तरह की फसल नहीं उगाई जा सकती, इसलिए खेती के लायक नहीं होती इस तरह की मिट्टी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बंजर भूमि बन जाती है। अब इसी मिट्टी का 10वां जो प्रकार बताया जाता है वो बेटा पर्वतीय मिट्टी है दोस्तों। ठीक है, तो 10 प्रकार हो गए पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी अरावली की तलहटी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो अरावली का जो तलहटी वाला क्षेत्र है, या हम लोग कह सकते हैं कि पर्वतीय मिट्टी आपको याद रखनी है, जहाँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर्वतीय मिट्टी पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, पाली, अजमेर, अलवर के पहाड़ी भागों में पाई जाती है। तो ध्यान रखना आप लोगों को, पर्वतीय मिट्टी जहाँ पाई जाती है, जहाँ अरावली का तलहटी वाला जो क्षेत्र है, जो नीचे वाला भाग है या उसके आसपास वाला भाग है, उन क्षेत्रों के अंदर पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। और ये इस मिट्टी की भी अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो इस मिट्टी की विशेषताओं की ये भी किसके लायक नहीं होती बेटा? खेती के लायक बिल्कुल नहीं होती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन चीज़ों को, मिट्टियों को, जो हम लोगों ने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो हर तरह के आप लोगों को आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह से। अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखोगे, कंपेरिजन करोगे आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप लोगों को ये जो मिट्टी जो है, मिट्टी की विशेषताओं के बारे में और उनके क्षेत्रों के बारे में आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है,
चलो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ओके, बाय दोस्तों।